गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि लोकसभा में विंटर सेशन में एक बिल प्रेजेंट किया गया है दैट इज़ रिगार्डिंग राइट टू डिस्कनेक्ट। ये बिल प्रेजेंट किया है सुप्रिया सुले जी ने। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है, क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के, और ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो हम ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, पहले तो समझते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट होता क्या है। देखो, सपोज करते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, डेट इज 9 to 5। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सन को सैलरी पे कर रहा है फॉर द वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर आवर्स। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जब जो एम्प्लॉयर घर चला जाता है, ओके, ऑफिस आवर के बाद भी इसको बहुत सारा वर्कलोड दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पर्सन की इंडिविजुअल जो अपनी फैमिली लाइफ होती है, अपना जो हेल्थ होता है, इश्यूज होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक राइट होता है डैट इज़ अ राइट टू डिस्कनेक्ट। अगर ये राइट एग्जिस्ट करता है तो हर एक पर्सन के पास, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्किंग आवर्स में ही वो मतलब कि रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो फ़ोन कॉल्स हो, जो भी सुपीरियर का आएगा, जो भी कम्युनिकेशन करना होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वर्किंग आवर्स, उसको कोई भी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग या कोई भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटी में इंगेज नहीं होना है। उसके पास ये राइट है कि वो मना कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है राइट टू डिस्कनेक्ट। ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज़ वेलबींग। ओके, भाई हर एक पर्सन की अपनी एक लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, तो सब चीज़ें ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द वर्क एंड द लाइफ, बैलेंस होना चाहिए। अब सपोज़ कोई पर्सन है, अब भाई 5 बजे शाम के घर गया, लेकिन उसके बाद भी वो रात के 12 बजे तक सपोज़ ऑफिस का ही काम कर रहा है, तो डेफिनेटली भाई वो फिर सही से स्लीप भी नहीं ले पाएगा, और हो सकता है इसकी इसमें जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो हैंस इससे हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे फिर से डिस्ट्रेस में रहे, परेशान रहे और सही से वर्क ना कर पाए। लेकिन राइट टू डिस्कनेक्ट जो होता है ये इनकरेज करता है प्रोडक्टिविटी, ये बैलेंस करता है बिटवीन द वर्किंग एंड द पर्सनल लाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट है राइट टू डिस्कनेक्ट का। ओके, तो रिसेंटली विंटर सेशन अभी चल रहा है, तो एमपी साहब ने रखा हुआ है दिट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल रिगार्डिंग टू राइट टू डिस्कनेक्ट, नो वर्क कॉल आफ्टर द ऑफिस आवर। ओके, सुप्रिया सुले जी, अगर आपको पता हो, ये एनसीपी की एमपी हैं। ओके, इन्होंने बिल प्रेजेंट किया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि राइट टू डिस्कनेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है अभी हमारे कंट्री में तो है नहीं, तो इसको लीगल फ्रेमवर्क इसका दिया जाए, ताकि एम्प्लॉयर्स के पास ये राइट हो सके कि वो इग्नोर कर सके वर्किंग कॉल ईमेल्स आफ्टर द ऑफिस आवर, ताकि वर्क और लाइफ बैलेंस किया जा सके। ओके, इस बिल के की प्रोविजंस हैं कि अगर ये मतलब कि पूरा बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट साहब असेंट कर देते हैं और फाइनली एक्ट बन जाता है, तो तब तब तो देखा जाएगा। अभी हम देखते हैं इसके की प्रोविजंस क्या है। राइट टू रिफ्यूज़ द वर्क आवर कॉल, यानी कि पर्सन के पास अभी राइट हो जाएगा, अगर ये बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है, तो जो पर्सन है, जो भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके पास राइट हो जाएगा कि जब आप अपने घर जाते हो, वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है, तो आप कॉल, मैसेजेस, ईमेल्स को आप मना कर सकते हो, कोई भी आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर हो सकता है, फिर भी भाई हो सकता है कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर अथॉरिटी भी सेटअप करना होगा, ताकि राइट टू डिस्कनेक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सके और मॉनिटर कर सके। ओके, इस पर्टिकुलर बिल में ये भी प्रोविज़न है कि नेशनल बेसलाइन एक स्टडी कंडक्ट होना चाहिए, ताकि हमें पूरा डाटा मिल सके कि डिजिटल कम्युनिकेशन का बर्डन कितना है अभी एम्प्लॉयज़ पे आउटसाइड द वर्क आवर्स। ओके,
ऑल्सो द मैंडेटरी नेगोशिएशन होना चाहिए बिटवीन द कंपनीज, और जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ या यूनियन है, ताकि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को सेटअप करा जा सके, बनाया जा सके। ओके, ऑल्सो देयर शुड बी द काउंसलिंग सर्विस, ऑल्सो द डिजिटल डिटॉक्स सेंटर शुड बी ऑल्सो देयर, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कोऑर्डिनेशन ओके विद द गवर्नमेंट, ओके, ताकि एम्प्लॉयर्स को सब काउंसलिंग हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को भी मदद मिल सके। एंड ऑल्सो अगर कोई कंपनी सपोज नहीं मानेगा ये सारे प्रोविजंस, तो उनके रिगार्डिंग पेनल्टीज भी लगाई जा सके। अभी पेनल्टी देखो लगाया गया है अप टू द 1% ऑफ देयर टोटल एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। देखते हैं अब, क्योंकि अभी तो ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया है, अब इसमें हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, वो तो बात की बात है। और फाइनली ये कब एक्ट बनता है इसको भी देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है इन द टुडेज न्यूज़। ओके, अब बात करते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट की बात क्यों हो रही है। देखो अभी अगर आपको पता हो, कुछ दिन हमारे जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इन्होंने ये बात कही थी कि भाई यूथ को 72 आवर्स वर्क करना चाहिए। जैसे कि 996 रूल अगर आपने सुना होगा, ये चाइना मॉडल वर्क करता है। तो इन्होंने यहाँ पे बात कही थी कि जितना भी यूथ है उनको मतलब कि पहले मतलब कि इतना वर्क करना चाहिए, 9 AM से लेकर 9 PM तक 6 डेज ऑफ वर्क, यानी 72 आवर्स। गेट अ लाइफ एंड देन वरी अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये बहुत ही आपने देखा होगा कि डिबेटेबल टॉपिक उस समय का बन चुका था। ओके, बहुत डिबेट भी हुआ था। इवन ऑल्सो ये तो हमारी इंडिया की बात है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले ही साल, ओके, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कि पास किया था, एक लॉ बनाया था, डेट इज़ अ राइट टू डिस्कनेक्ट। अब देखो यही डिफरेंस है, हमारे कंट्री में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई 72 आवर्स, और कुछ लोगों को तो कहना है कि इससे भी ज़्यादा भाई यूथ को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर एक स्पेसिफिक मतलब कि एक लॉ पास किया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट, ताकि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर्स है उनको मतलब कि ये बेनिफिट दिया जा सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। ओके, सो राइट टू डिस्कनेक्ट का भी हम और भी देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल में क्या स्टेटस है। जैसे कि फ्रांस में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द 2017। मोस्टली क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये प्रोविज़न पहले से ही है, और अभी हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी मतलब कि इसको एक लॉ पास करा हुआ है। ओके, इन सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ आर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर राइट इज़ देयर, लीगल प्रोविज़न है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, अभी तक देखो, अभी तक तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं जिससे वर्कर्स को राइट टू डिस्कनेक्ट का राइट मिल सके। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 38 ये बात करता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, ताकि उनको मतलब कि प्रोटेक्शन दिया जा सके, एंड बाय इंश्योरिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड ऑल्सो आर्टिकल 39E ये भी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। तो ये दोनों आर्टिकल्स तो हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पर बात आ रही थी प्राइवेट मेंबर बिल। देखो बहुत सिंपल सा है, अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द पब्लिक बिल एंड द प्राइवेट मेंबर बिल। अगर कोई मिनिस्टर साहब मतलब कि पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करते हैं, उसको पब्लिक बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर यानी मिनिस्टर को छोड़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उसको मतलब कि प्राइवेट मेंबर कहा जाता है उनको। और अगर वो बिल प्रेजेंट करते हैं तो मतलब कि उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो बिल प्रेजेंट किया है एनसीपी की एमपी साहब ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, आपको अभी मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सुप्रिया सूले जी ने इसको प्रेजेंट किया है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर बिल है ये किसी मिनिस्टर ने नहीं प्रेजेंट किया है, इसीलिए ये प्राइवेट मेंबर ने प्रेजेंट किया है। तो इसीलिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ओके, होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और फीचर्स देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स के क्या होते हैं। तो पब्लिक बिल जो प्रेजेंट करते हैं मिनिस्टर साहब करते हैं, डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर जो बिल प्रेजेंट करता है, इट इज़ अ प्राइवेट बिल, इज स्टैंड द अपोजिशन पार्टीज पॉलिसीज या पब्लिक मैटर्स। ओके, पब्लिक बिल ग्रेटर चांस होता है क्योंकि रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो ग्रेटर चांस रहता है कि पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट बिल इतना आसानी से अप्रूव नहीं होता है।
पब्लिक बिल अगर मिनिस्टर साहब प्रेजेंट करते हैं तो हाउस में 7 डेज का नोटिस देना होता है प्रायर, तभी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मंथ प्रायर नोटिस देना होता है, तभी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, पब्लिक बिल जो भी मिनिस्टर साहब प्रेजेंट करते हैं बिल, तो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होता है, तो उसको वो पूरा तैयार करता है, यानी सारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ लगे होते हैं। ओके, और अगर कोई लीगल प्रोविजन है तो लॉ डिपार्टमेंट भी भाई उसको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है इस बिल को पूरा तैयार करने में। प्राइवेट जो बिल होता है, जो भी कंसर्न मेंबर प्रेजेंट करता है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब कुछ वो तैयार करे। ठीक है, अगर पब्लिक बिल देखो हाउस में रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये माना जाता है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, और हो सकता है फिर अपोजिशन ये कहे कि आप बाकी बिल छोड़िए, पहले आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करिए। अगर वो प्रूव नहीं हो पाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी पड़ सकता है। ठीक है, अगर प्राइवेट मेंबर का जो बिल होता है, सपोज अगर पार्लियामेंट से पास नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी नहीं करना होता। इवन द प्राइवेट मेंबर जो प्रेजेंट करता है उसको भी रिज़ाइन नहीं करना पड़ता है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स को ही पास किया गया है और रिसीव द प्रेसिडेंशियल एसेंट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सिंस फ्रॉम द 1970 कोई भी अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल है, ये पास होता है कि नहीं। तो अगर सपोज अगर हो जाता है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।